स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। समय चला एक विशेष मुद्दे पर चर्चा का। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हां, भारतीय सेना के नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर सर्जिकल कार्रवाई की। इस हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां अब सतर्क हो गई है और देश के भीतर छिपे गद्दारों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बीते 2 हफ्तों में सुरक्षा एजेंसियों ने देश के अलग अलग हिस्सों से 8 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहे थे। इनमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों से गिरफ्तारियां हुई है। इतना ही नहीं, हरियाणा के ज्योति मल्होत्रा पर पहलगाम जाने और पाकिस्तान में गुप्त मिशन पर शामिल होने का भी आरोप लगा है। तो वहीं यूपी के रामपुर से शहजाद नाम के एक युवक एक कारोबारी को पकड़ा गया, जो व्यापार की आड़ में पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा था। वहीं कैथल के देवेंद्र सिंह एक पूर्व सैनिक के बेटे को सैन्य दस्तावेज भेजने के आरोप में पकड़ा गया। पानीपत का नोमान इलाही डार्क वेब के जरिए जासूसी करता था। पंजाब में गजाला और यमीन मोहम्मद पाकिस्तान हाई कमीशन के संपर्क में थे। अरमान और मुर्तजा अली भी ISI से जुड़ पाए। इन सभी गिरफ्तारियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट चुकी है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की पुलिस और खुफिया इकाइयों को सतर्क कर दिया है, जिससे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। तो वहीं सोशल मीडिया के खतरों के प्रति सुरक्षा कमजोर यहां पर होती नजर आ रही है। हालांकि एक बार फिर से ISI के साथ जो मिले हुए लोग थे, ISI एजेंसी के साथ मिले हुए जो देशद्रोही की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, उन गद्दारों पर अब देश शिकंजा कस रहा है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनका तलाश कर यहाँ पर अब तक 8 ISI एजेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हरियाणा, यूपी, पंजाब से ये एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। गुजरात से भी इन एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। देश में गद्दारों पर अब पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव था, उसके बाद से एक्शन तेज हो चुका है और इन गद्दारों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई देश यहां पर करता नजर आ रहा है। इन सभी के खिलाफ, इन सभी जासूसी नेटवर्क, जो जासूसी का नेटवर्क जो लोग चला रहे थे, उनके खिलाफ अब भारत ने कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाते हुए उन सभी के तलाश यहां पर शुरू कर दी है और उनके खिलाफ शिकंजा कस लिया है, एक्शन तेज कर दिया है। इन गद्दारों की जो भी प्रक्रिया थी, जो भी जासूसी, जो नेटवर्क, जो पाकिस्तान को, जो भारत की खुफिया जानकारी ये लोग पहुंचाते थे, उनके खिलाफ अब ये कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा, यूपी, पंजाब और गुजरात सहित देश के कई राज्यों में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिली और इस तरह के 8 ISI एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। इन गद्दारों को अब बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा खिलवाड़ ये भारत के साथ, भारत की जनता के साथ कर चुके हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब तो दिया गया, तो वहीं इस घटना के बाद से ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर देश में छिपे गद्दारों पर है। एक के बाद एक पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया जा रहा है और देश के तमाम हिस्सों से जासूसों की गिरफ्तारी हो रही है। अभी तक 8 ISI एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 2 हफ्ते में सुरक्षा एजेंसियों ने ये कार्रवाई की है और इन्हें गिरफ्तार किया है। चले वहीं इस पूरे मामले पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक शिवा जांगिड जी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर SP मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करना चाहूंगी प्रफुल्ल बख्शी जी आपसे। जिस तरह से पहले अब भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे LOC पर हो, चाहे पाकिस्तान में घुसकर हो, अब हमारी जो एजेंसियां हैं उनके खिलाफ जो भी जासूसी कर रहे थे, भारत के खिलाफ जो ऐसी गद्दारी, इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे थे, उनके खिलाफ अब कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? साथ ही साथ क्या आपको लगता है भारत का जासूसी नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि इन सभी जासूसों को पकड़ लिया जाएगा? प्रियंका जी, जो आप कह रही हैं 100% है, पर ये 30-35 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। हमें इसको इतनी देर क्यों कर दी? ये तो अब सिंदूर का ऑपरेशन का एक्सटेंशन है, ये चल रहा है। देखिए, सिंदूर में हमने कहा था
हम आतंकवादी को खत्म करेंगे पाकिस्तान के और पीओके लेंगे। पर पाकिस्तान के आतंकवादी का मतलब ये है जो पाकिस्तान आर्मी जिसका आतंकवादियों का आका है, वो अपने आतंकवादियों को आईएसआईएस और मुल्ला एलिमेंट के द्वारा लॉन्च करते हैं। उनकी आवभगत करने वाले हमारे स्लीपर सेल बैठे हैं, जो कब से बैठे हैं, जब कश्मीरी पंडितों का एपिसोड हुआ वही स्लीपर सेल थे, वो 89 से पहले से बैठे हैं। फिर राइट जब धमाके हुए लाजपत नगर, आईएनए मार्केट, रेलवे स्टेशन वगैरह, कौन थे ये सब? 8-8 फीट के गड्ढे कर करके ये वही थे स्लीपर सेल। राइट अप टू मध्य प्रदेश से लेके कर्नाटका तक वो सारे के सारे आतंकवादी के खिलाफ ये अभियान चल रहा है। अब आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे इन पर शिकंजा कसेगा तो पाकिस्तान की आर्मी हताश होगी, क्योंकि अब वो आतंकवाद को चालू नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान की आर्मी आतंकवाद को नहीं कर सकेगी तो सत्ता में नहीं बैठ सकती, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी 85% ऑफ तिजारत को कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो सीट पे बैठना चाहती है, प्राइम मिनिस्टर को अपने हाथ से चलाना चाहती है, वो नहीं कर पाएगी। उसकी पब्लिक कहेगी आप जाइए बैरक पे वापस। तब क्या होगा? इसी को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद जिंदा रखना पड़ेगा, कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना पड़ेगा और स्लीपर सेल्स की मदद लेनी पड़ेगी। अब हमने उनकी जो जगुलर वेन्स है उसको दबा दिया है, वो जो कहा था उन्होंने वही हो रहा है। अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा अगर हमने सक्सेसफुली इन को आतंकवादियों को खत्म किया। लेट अस स्टार्ट विद हु इज इन द हाउसेज ऑफ कश्मीरी पंडित, वहां से स्टार्ट करिए। पंचायत सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, पुलिस सिस्टम में जो बैठे हुए हैं उनको खत्म करते करते यूपी और नीचे और हर जगह जाइए, अब आपको पता चलेगा कि गेम क्या है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, बिल्कुल ठीक कहा। एसपी मलिक जी, आपसे समझना चाहूंगी, आम नागरिकों तक क्या संवेदनशील प्रतिष्ठानों या फिर सुरक्षा एजेंसियों की बात करें या फिर सेना की बात करें, उनकी जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचनी अब इतनी आसान हो चुकी है? आपसे समझना चाहूंगी। जी प्रियंका जी, देखिए आम नागरिकों तक पहुंचने के लिए आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है, सोशल मीडिया ऐसा हो गया है, फोटोग्राफी ले करके, वीडियोग्राफी करके सारी चीज़ों को रियल टाइम में ही ट्रांसमिट कर दिया जाता है। लेकिन मैं इस केस की एक रन डाउन करना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया, ये ज्योति रानी मल्होत्रा 34 साल की एक औरत हैं जो 2023 से ही पाकिस्तान हाई कमीशन के दानिश नाम के एक स्टाफ से कांटेक्ट में आई। जब इनको पाकिस्तान जाने के लिए अपना वीजा लगाना था, पाकिस्तानी एजेंट्स और पाकिस्तान की तो नापाक हरकतें ही ऐसी होती है, वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करके या जैसे भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने बोला कि आप हमें ये चीजें मुहैया करा देंगे, हम आपका वीजा भी करा देंगे, वीजा एक्सटेंशन भी करा देंगे। और उसके लिए उन्होंने इनको ब्लैकमेल करके, और दूसरे जो आपने बताया एक देवेंद्र सिंह गिल, जिन्होंने बठिंडा के फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी करके उनको दिया है, पानीपत से, नूह से, कैथल से, जो कि 8 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। अभी इनके बाकी ट्रैवल हिस्ट्री और इवन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का को भी खंगाला जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा के दूसरे लिंक्स किस किस यूट्यूबर से हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, ताकि इस कंप्लीट नेटवर्क को स्मैश किया जा सके। और उनकी अभी जो ये केस है भारतीय दंड संहिता या उसमें 152 सेक्शन के अंडर रजिस्टर करके इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को भी भेज दिया है, ताकि उसके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और कहां से कितना पैसा आया, कहां इस्तेमाल हुआ, कहां ट्रांसफर हुआ, उन सब चीजों को खंगाल करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी उसमें उनको सभी को रिमांड पे रखा हुआ है। पाकिस्तान की गंदी हरकतें ये हैं कि अभी भी वो इसमें इस तरह से इन्वॉल्व थे, हालांकि दानिश को हाथ से निकाल दिया गया है और वो अभी पाकिस्तान वापस चला गया है। जी प्रियंका जी, शिवा जी, आपसे समझना चाहूंगी, सोशल मीडिया जो आज के दौर में सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, एक तरफ उसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया को लेकर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में क्या सोशल मीडिया और जो डार्क वेब्स है
इनसे राष्ट्र की सुरक्षा पर कितना खतरा है? नमस्कार सभी श्रोताओं को। देखिए, जो आपका सवाल है कि सोशल मीडिया का जो रोल है आज के यूथ के बारे में और उसका जो रास्ते से उसके जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उससे क्या लिंक है। जो सोशल मीडिया वो दो धारी तलवार है, वो आपके फेवर में भी जा सकती है, आपके अगेंस्ट में भी जा सकती है। अगर आपने मिडिल ईस्ट के अंदर देखा होगा तो वहां पे एक अरब रिवॉल्यूशन आया था, वो सारा का सारा रोल जो वहां की सोशल मीडिया ने प्ले किया था। उसके बाद में वही चीज बाकी देशों में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी गई है। लेकिन भारत के अगर संदर्भ में देखा जाए तो इसको पाकिस्तान ने दूसरे तरीके से यूज करा है, या जो एंटी इंडियन एलिमेंट थे उन्होंने दूसरे तरीके से यूज किया। वो यूज कैसे किया है कि लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए जी। ठीक, जो टेररिस्ट है या जो मिलिटेंट्स है उनकी फैमिली को दिखाया, उनकी फैमिली को एक सॉफ्ट साइड दिखाना कि आर्मी अपनी जगह गलत है और वो लोग अपनी जगह सही है, या देश की छवि गलत बनाना, या ऐसी छवि बनाना कि जो भारत सरकार जो भी काम कर रही है वो गलत है और जो विदेशी जो काम कर रहे हैं या जो हमारे एनिमी काम कर रहे हैं वो ठीक है। उनकी एक सॉफ्ट नेचर दिखाना। तो इस तरीके से सोशल मीडिया का यूज जो है लगातार होता रहा है। अब उसके बाद में जो अभी का प्रकरण है, सोशल मीडिया पाकिस्तान में उससे और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उनको लगा कि जैसे जो बच्चे रील बना रहे हैं उनसे हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन हो गई, और साइट के फोटोग्राफ्स हो गए, आर्मी के बेसिस कहाँ पर है, उनके बाहर की एंट्री एग्जिट कहाँ पर कैसे वो जा सकते हैं, आ सकते हैं, वो सबका सब उसमें उन्होंने यूज करना शुरू करा। और उसी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उन्होंने चाहे ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे बाकी गिल है और ये बाकी जो बच्चे इन्होंने पकड़े हैं, ये सब के सब ये उसी नेटवर्क का पार्ट है। क्योंकि उनको बच्चों को पैसा चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है, वो दोनों के दोनों सोशल मीडिया से उनको मिल रहे हैं। उनका यूज करके पाकिस्तानी एजेंसीज ने अपना कि हमारा जो टारगेट है, हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें जल्दी कैसे मिल जाए और रियल टाइम कैसे मिल जाए, उसका यूज किया है उन्होंने। और ये जो है, मैं चाहता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो बाकी इन्फ्लुएंसर है वो इस ट्रैप में ना फंसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल बख्शी जी, एक चीज समझना चाहूंगी, अभी जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा और इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जासूसों पर नजर रखी जा रही है, जो भी देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हर जगह इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में ये समझना चाहूंगी, जासूसी के लिए किस तरह का इंफॉर्मेशन लीक किया जाता है, साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन राष्ट्र के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, ये इंफॉर्मेशन लीक करने का मतलब आप कह रहे हैं जो ये हमारे एजेंट्स इंफॉर्मेशन देते हैं जी, वो तो बड़ा डेंजरस हो सकता है। आप नॉर्मल फोटोग्राफ एक बेस की लीजिए, फिर आपको वो अटैक एयर से नहीं करने आएंगे, आपके जो ग्राउंड हैंडलर यहाँ पे जो टेररिस्ट भेजेंगे उनको बड़ी सहूलियत हो जाएगी, उनको रेडीमेड मैप मिल जाएगा। जैसे कर्नल साहब बता रहे थे, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और ये सब मिल जाएगा। और जैसे अभी हमारे फ्रेंड्स जो बता रहे हैं, शिवा साहब जो बताया, ये सारा का सारा बिल्कुल एब्सोल्युटली हो सकता है अगर ये लोकल सेल्स दें। पर क्वेश्चन ये है, हमारे जो पुलिस सिस्टम है आपको उसको तगड़ा करना पड़ेगा। मैं दोबारा वापस आता हूँ स्लीपर सेल्स के पास में, कोई भी ऐसा SHO थानेदार नहीं है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसको ये ना पता हो उसके एरिया में कौन बंदा क्या कर रहा है, खासकर ऐसी गतिविधि। ये भूल जाइए कि वो कहेगा मेरे को नहीं पता, ये बिल्कुल नहीं है, सबको पता होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि कौन कितना इन्वॉल्व है। तो ये जो एजेंसीज हैं वो पॉलिटिकल लेवल में इन्वॉल्व हो जाती हैं, ऑपोजिशन के साथ, किसके साथ, हर जगह, ताकि आपका लोकल बंदा उनकी मदद करना शुरू कर देता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। और फिर कितनी एडवांस इक्विपमेंट उनको दी जाती है, कितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं। साइबर ऑपरेशंस कैसे, नू में बैठे हैं साइबर वाले, पहाड़ियों पे दबा के बैठे हुए हैं, वो यही काम कर रहे हैं। साइबर आपकी चैनल्स को देख रहे हैं, आपको जैम कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये सारा का सारा गेम चल रहा है। व्हाट्सएप से जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है उतनी यूट्यूब और व्हाट्सएप कहीं नहीं मिलती, पर बैठे बैठा सबको मिल जा रही है। तो व्हाट्सएप से तो मिलिट्री इंफॉर्मेशन मिल जाती है लोगों को, मैं कहां जा रहा हूं, कौन सी पोस्टिंग हो रही है, क्या बात है, कौन से स्क्वाड्रन में गया हूं, ये सारा का सारा। अगर मैं स्क्वाड्रन में जा रहा हूं, पोस्टिंग हो रही है, उनको पता चल जाएगा ये स्क्वाड्रन अंबाला से जगह अब साउथ में जा रहा है, कुछ बात होगी तो जरूरी मेरी टाइम ऑपरेशन के लिए जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना, ये जो एनालिसिस करने वाले होते हैं उनको एक छोटा सा सुराग मिल जाए वो सब कुछ पता लगा लेते हैं। तो ये बात तो दूसरी है, पर हमको ये देखना है
कि हमारा कानूनी प्रावधान क्या है। जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, क्या टाडा वापस ला रहे हैं हम, कुछ कर रहे हैं हम? जब तक वो चीज नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बातों ही बातों में पूरी बात निकल जाएगी कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। इनको तो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए और पता लगाना चाहिए। हमारे डिप्लोमेट कभी हनी ट्रैप हो जाते हैं, लेडीज हनी ट्रैप हो जाती हैं। तो ये सारा का सारा जो है, अब हमारे को इनकी सिलेक्शन प्रोसेस में, इनकी ब्रीफिंग में, ये सारा का हमें देखना पड़ेगा, इनके ऊपर मॉनिटर करना पड़ेगा। वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट। नहीं तो आप देखेंगे कि आपका बैठे बैठा कहीं भी कंटोनमेंट में आपके दुकानें बन रही हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया जाता? जितनी इंफॉर्मेशन कंटोनमेंट से मिलती है और जितना सिविलियन कंटोनमेंट में घुस रहा है, किस लिए घुस रहा है? लैंड खरीदना चाहते हैं लोग, दुकानें बनाना चाहते हैं, यही होता है। एक टेलर से, धोबी से, मोची से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपको पता नहीं क्या क्या मिल सकता है उनको। नेचर ऑफ द ऑफिसर, वेपन सिस्टम, हमारे तोप चेंज हो गई है, दूसरी तोप आ गई है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? इन्हीं जगह से मिलती है। तो हमको तो बहुत अपना डॉक्ट्रिन चेंज करनी पड़ेगी, अपने मेथड को भी थोड़ा रेवोल्यूशनाइज करना पड़ेगा और अपने घर के अंदर छिपे हुए गद्दारों से, ये 1957 में गाना आया था, वो लागू करना पड़ेगा। ये गद्दार ही हैं जो आपका आतंकवाद चला रहे हैं। आतंकवाद अपने आप पाकिस्तान नहीं कर सकता जब तक कि हमारे लोग साथ ना हो। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अपने ही लोग हैं जो आतंकवाद को पनपने दे रहे हैं, वरना पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं, इतनी हिमाकत वो कर ही नहीं सकता था। एसपी मलिक जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्या आईएसआई के संपर्क में आना इतना आसान है? क्या प्रक्रिया होती है? कैसे आम नागरिक आईएसआई के संपर्क में आ जाते हैं? 8 अभी आईएसआई के एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, अभी तो ये वो हैं जिनकी डिटेल्स अभी सामने आई हैं, और भी हो सकते हैं। तो ऐसे में कैसे ये इनके संपर्क में आ जाते हैं, ये समझना चाहूंगी आपसे। जी देखिए, इस केस को हम अगर इसकी स्टडी करें तो उन्होंने वीजा लगवाने के लिए सिर्फ 2 सिम एक आदमी से ली। आईएसआई के कांटेक्ट में आने के वो तरीके ढूंढते रहते हैं। आप पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन में गए, आपसे ज्यादा पैसे नहीं लिए उन्होंने। 2 सिम एक बंदे से लिए, 2 सिम दूसरे बंदे से लिए, 4 सिम हो गए उनके पास। अभी कांटेक्ट करने में आसानी अपने आप हो गई है। वो हिंदुस्तानी फौज फोन का इस्तेमाल करके और यही दिखा रहे हैं कि हम भी हिंदुस्तानी हैं और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे अभी बख्शी साहब ने बताया, कैंटोनमेंट के एरिया में पहले कैंटोनमेंट एक्सक्लूसिव लोकेशन होती थी जहां एक्सेस नहीं दी जाती थी, लेकिन यहां इस बार ऐसा कानून लाया गया है कि उसको एक्सेस की आजादी बता करके कैंटोनमेंट को एक्सेस सभी को दे दी गई है। और उसी का ये नतीजा है जो इस तरह के केसेस हो रहे हैं, इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। और आईएसआई को तो ऐसे लोग चाहिए जिनसे वो कांटेक्ट करके और एक्सेस लेना आईएसआई के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे में बहुत गद्दार हैं। लोगों को छोटे से लालच के लिए अपना जमीर बेच देते हैं। इस वजह से आईएसआई को इतनी आसानी से एक्सेस मिल जाती है। जी प्रियंका जी। जी बिल्कुल एसपी मलिक जी, इसी वजह से ये लोग पनप रहे हैं। मैं समझना चाहूंगी शिवा जहांगीर जी आपसे, क्या हमारी खुफिया तंत्र में कोई खामी है जो बार बार इस तरह आईएसआई के नेटवर्क के संपर्क में आम नागरिक आ जाते हैं, या फिर जो मौजूदा साइबर निगरानी है वो पूरी तरह से सही नहीं है, विफल है, या फिर सोशल मीडिया निगरानी पर्याप्त नहीं है? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो आपने थर्ड पॉइंट रखा है कि सोशल मीडिया पर निगरानी पर्याप्त नहीं है। जी। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये भारत के अंदर है, पाकिस्तान के पूरे वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क है और इस पे निगरानी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आप हर एक को स्क्रूटनी करेंगे कि चेक करेंगे, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जैसे लेकिन अगर जैसे चाइना ने खुद का अपना एक नेटवर्क बना रखा है वहां पे कि वो बाकी जो विदेश के सोशल मीडिया नेटवर्क है उनको वहां एंट्री नहीं करने देता। वो अगर ऐसा कुछ कर सके भारत तो अच्छा है, वैसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं लगता। तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत ही वास्ट नेटवर्क है। हाँ, इसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं जी। अगर आपको इंफॉर्मेशन देनी है विदेश के लोगों को या आपके एनिमी को आपका इंफॉर्मेशन लेना है तो भी ये एक नेटवर्क यूज होता है। अगर आपको दूसरे की इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर रहा था तो वहां के काफी सारे यूट्यूबर्स ने और बच्चों ने
क्लिप बना बना के और कहां से मिसाइल लॉन्च हो रही है, सबने मिसाइल बना बना के यूट्यूब पे आ रहे हुए थे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान वाले यहाँ पे कर रहे हैं, उनके यहाँ से भी सेम इंफॉर्मेशन है, बट क्या हम उसको यूज कर पा रहे हैं, क्या हमारा नेटवर्क वहां पे है, ये सब चीज देखनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि अपने देश में जो जैसे बख्शी सर ने कहा कि पुलिस का नेटवर्क उनको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उनको, क्योंकि पुलिस वालों को एक रफली आइडिया जरूर रहता है कि कौन बंदा उसके एरिया में क्या काम कर रहा है। तो उनको बीच बीच में बुला के उनसे इंफॉर्मेशन लेना, क्या काम कर रहा है, प्लस साथ में सरप्राइज छापे मारना, कि जरूरी नहीं कि हमें वॉर का वेट करना पड़े कि सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर होगा तभी हम जाके इन पे छापे मारे। बीच बीच में जाके सरप्राइज छापे मारना, उनको पकड़ के बैठाना, न्यूज में डालना, ताकि बाकी लोगों में अगर कोई इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करे तो उसके दिल के अंदर डर बैठे। अभी तक तो ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ नहीं था, तो जब तक अंदर डर नहीं होगा, कानून का डर नहीं होगा, और उनको एक सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिलेगा कि यार कोई भी सरप्राइज करके हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, हमारे ऊपर एक somebody is watching us, तब तक ऐसा डर नहीं होगा, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। एक बार आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया तो मुझे लगता है कि एग्जाम्पल सेट करके आप कम से कम जो अगले फोन प्लेन्सर है आप उनको एक वार्निंग दे सकते हैं कि अगर आपने ये चीज करी तो आपके साथ इससे भी बुरा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक एग्जाम्पल सेट करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो लोग इस तरह की हिमाकतें करने से रुकेंगे नहीं, बाज नहीं आएंगे। प्रफुल्ल बख्शी जी, 8 ISI के एजेंट्स को अभी तक देश से गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच की जा रही है कि उनके साथ साथ कौन कौन संलिप्त हैं और उन्होंने क्या क्या ऐसे जासूसी के इनपुट्स हैं जो आगे फॉरवर्ड किए। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अपने ही देश में रहते हुए, भारत में रहते हुए, हिंदू धर्म होते हुए, चलिए अगर धर्मों को बीच में लाते तो धर्म का समझ भी आता कि पाकिस्तान के लिए है तो कर दिया ऐसा, लेकिन हिंदू धर्म का होते हुए इस तरह की गतिविधियों को कोई अंजाम दे रहा है तो उसको इस चीज से क्या बेनिफिट मिल रहा है। एक तो देशद्रोह की भावना होती है, इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता चल पाता कि कोई उनका बच्चा या उनके साथ का कोई इंसान इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है या इस तरह देश के खिलाफ जासूसी कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, तो उनको क्या फायदा होता है जो ISI के एजेंट्स बन जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा होता है मॉनिटरी या ब्लैकमेल। या तो उनको ऐसे चीज में ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो निकल नहीं पाते, और या मॉनिटरी। और देखिए, हिंदू धर्म की बात मत करिए, सबसे ज्यादा जो मान सम्मान जिसमें कम है वो हम हिंदुओं में है। हमारे आगे हमारा मंदिर तोड़ के ले गए, सब कुछ ले गए, हम चू तक नहीं करते, अब वो तो हथियार उठा के आ जाते। हमें हथियार उठाने में डर लगता है, हिंदुओं को हाथ कांपते हैं, तो हम अपने ना अपने माँ बहन की रक्षा कर सकते हैं। जासूसी की बात हो रही है क्योंकि पूनम नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उन्होंने इस तरह की, पूनम, ज्योति, इन लोगों ने इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया, इस तरह की गद्दारी की है देश के खिलाफ। इवन जब पहलगाम में अटैक हुआ उससे पहले ज्योति वहां का दौरा करके आई थी, वहां घूमकर आई थी। बिल्कुल, ज्योति को पैसे मिल रहे हैं, ज्योति रिच हो रही है। इन सबको फॉरेन में, लैंड में, स्पेन वगैरह में, फ्रांस में प्लॉट्स मिलते हैं। इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। या फिर इस कदर ब्लैकमेल हो रहे हैं तो वो कर रही है, पर मैं ब्लैकमेल इतना तगड़ा नहीं होता जितना मॉनेटरी बेनिफिट होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक दूसरे धर्म को करना मुश्किल होता है, हिंदू को आसान क्यों हो जाता है। हम लोग अपने हिंदू धर्म के बारे में बच्चों को बताते नहीं है कि आप सम्मान रखिए। मंदिर जाने में जो शर्म आता है, टीका लगाने में जो शर्म आता है, वो अगर लड़ कैसे सकता है, वो क्यों करेगा? तो उसको थोड़े से पैसे मिलेंगे, वो फटाक से कर देगा। वो तो अपने बाप की बंदूक और माँ के गहने बेच के काम कर लेगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये हमारे अंदर की बीमारियां हैं, कमजोरी। तो आप कह रही है हिंदू धर्म का, इसके लिए मैं और क्या बोल सकता हूँ, ज्यादा मैं व्याख्यान नहीं करना चाहता, आप खुद समझती हैं कि ये क्यों होता है। अब जब तक हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, मदर, पेरेंट्स, टीचर्स अपने जनरेशन को नहीं बताएंगे कि आप हो क्या असली में, और ये हमारे भगवान और इत्यादि देवियों के हाथ में तो अस्त्र होते हैं, तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है, ये हमें करना पड़ेगा। हमें अपना वेपन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हर एक डिफेंस ऑफिसर, पैरामिलिट्री ऑफिसर, सबको अपनी वेपन्स कैरी करनी पड़ेंगी। एटलीस्ट उनको एडवाइस करिए कि जहां भी जाओ अपना वेपन कैरी करिए, और रिटायरमेंट के बाद उनको लाइसेंस दीजिए ताकि पुलिस को एड कर सके। जो लॉ अबाइडिंग फोर्सेस ऑफिसर्स हैं, वो पुलिस को एड करने में बिल्कुल नहीं शर्माएगा। पर हमको ये सब करना पड़ेगा।
हमें ये कदम उठाने पड़ेंगे। इनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, मॉनिटरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, तब आप देखेंगे जागरूकता आएगी। और देशवासी को सबको एक साथ करिए और रिलीजियस डिवाइड को खत्म करने की कोशिश करिए। बिल्कुल किसी रिलीजन को ऊपर मत उठने दीजिए। ऊपर उठने का मतलब एक को तो आपने दे दिया सब कुछ और एक को आप लतखोरी लाल बना के बैठाया है, वो नहीं होना चाहिए। सबको बराबर करिए। इसलिए हमारी रिलीजियस पॉलिसी में पहले अंतर लाना पड़ेगा। मैडम प्रियंका, सबसे बड़ा डिवाइडर है दुनिया में तो है रिलीजन, और सबसे बड़ा क्राइम कराता है वो है रिलीजन, कोई भी रिलीजन। तो इस रिलीजन को कंट्रोल करने के लिए हमारी रिलीजन मिनिस्ट्री में इसका नियम बनने चाहिए। हर एक को कंट्रोल करके रखिए, किसी को छूट मत दीजिए। जैसे अभी शुरू कर दिया इस गवर्नमेंट ने, यह आज से 50 साल पहले होना चाहिए था। मैं बता रहा हूं, हम 50 साल पीछे चल रहे हैं, पर देर आए दुरुस्त आए। अब हमने चलना शुरू कर दिया है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, एक तरफ जवान है हमारे देश के जो अपनी जान की परवाह किए बिना सरहदों पर जाकर हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए लड़ते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे देशद्रोह, ऐसे गद्दार लोग हैं जो कुछ चंद पैसों के लिए अपने देश की सुरक्षा को यहाँ पर चूक पर लगा देते हैं, जिसका नतीजा हमने सबने देखा। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जान चली गई। खैर, एसपी मलिक जी, आपसे समझना चाहूंगी, पहले इस तरह के कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। इवन साइबर अटैक की कोशिशें भी, अभी जब दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा था तब भी इस तरह की कोशिशें की गई। लेकिन इतने समय बाद ऐसे गद्दारों पर शिकंजा कसना, ये शिकंजा पहले क्यों नहीं कसा गया? इनको पनपने ही क्यों दिया गया? क्या पहले कोई इनपुट पुलिस को, प्रशासन को, खुफिया एजेंसियों को नहीं मिला जो भी ये लोग जासूसी कर रहे थे उनके खिलाफ? ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। जी प्रियंका जी, देखिए इसमें दोनों ही चीजें हैं। एक तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल फेलियर है, दूसरी तरफ से देखा जाए तो एक सक्सेस भी है कि अल्टीमेटली पकड़ लिया गया है उनको। तो ये जो सक्सेस और फेलियर चलते ही रहते हैं। कोई ऐसा टाइम होता है कहीं चूक हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसा टाइम भी आ जाता है उस चूक को कवर अप कर दिया जाता है। इसमें मैं कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं कहूंगा, बट आखिर में आकर के इस नेटवर्क को पकड़ लिया गया है। और जहां तक ये इन हरकतों का सवाल है, पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स वो प्रो पाकिस्तान नैरेटिव्स बना करके इस तरह का प्रोपगंडा करते हैं, लोभ लालच दे करके भारतीयों को फुसलाते हैं। लेकिन सबसे गद्दार वो लोग हैं जो अपने ईमान और देश को बेच देते हैं चंद पैसों के लिए, लालच में आकर के ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गद्दार देश को दे देते हैं, जो कि हमारा शुरू से दुश्मन रहा है। उनके दिल में इतनी भी देशभक्ति की भावना नहीं रही, जिसने हमारे खिलाफ में इतनी लड़ाइयां की, और हर एक लड़ाई में पस्त हुआ, वो हर एक लड़ाई में हारा। उसके बाद भी वो इन गंदी हरकतों से बाज नहीं आता है। और सबसे ज्यादा मैं इसका जिम्मेदार अपने लोगों को ठहराऊंगा जो इतनी गंदगी में फंस करके थोड़े लालच के लिए, थोड़े पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सारी चीज़ों की परवाह नहीं करते और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। मैं शिवा जहांगीर जी आपसे जानना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक दलों की इस समय क्या भूमिका बनती है? क्या उनको करना चाहिए जब इस तरह के देशद्रोह जैसे, जासूसी जैसे मामले सामने आते हैं? क्या यहाँ पर कोई अभियान ऐसा चलाना चाहिए कि लोगों को एजुकेट किया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे किसी भी स्तर पर? लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी इस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जैसे कि प्रफुल्ल बख्शी जी ने बताया कि बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो लोग, कि कुछ को तो मजबूरी में ये चीज करनी पड़ती है और कुछ पैसों के लालच में आकर इस तरह की कोशिशें करते हैं। तो उनको भी इस चीज की अवेयरनेस, इस चीज के बारे में एजुकेटेड होना चाहिए। देखिए, अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल या सही मुद्दा उठाया है कि देश भर के अंदर जैसे जो अभी की हाल की सरकार है वो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 2 मिनट। तिरंगा यात्रा निकाल के लोगों को एजुकेट कर रही है, लोगों को बता रही है कि हमारी भारतीय सेनाओं ने क्या पराक्रम किया है, दुश्मन का क्या नुकसान किया है, और आपके अंदर एक राष्ट्र की भावना वो उठा रही है। और रही बात दूसरी की सभी राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण के बगैर
इस तरह का नैरेटिव जो पाकिस्तान चाहता है वो नहीं बन पाता। अगर मैं कहूंगा कि कुछ पार्टियां तो हमारे देश के अंदर ऐसी हैं जो हमारे देश की सेनाओं पर सवाल उठाती हैं। जब पहले ऑपरेशन किया भारतीय सेना ने, चाहे वो म्यांमार में था, पाकिस्तान में था, जो सर्जिकल स्ट्राइक करी, तो कहते हैं कि हमें प्रूफ लाके दो, हमें फोटोग्राफ लाके दो। ऐसे ऐसे पार्टियां जब तक रहेंगी देश के अंदर और इस तरह की भावना रहेगी उन पार्टियों के अंदर, तो आपको लगता है कि वो जो है देश के अंदर देशभक्ति की भावना आ पाएगी? ऐसी पार्टियों को जनता को सवाल उठाने चाहिए कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई देश की सेना पर सवाल उठाने का। देश की सेना ने अगर कोई बोला है तो उनके पास में सब कुछ डिटेल होती है, उनका पराक्रम होता है, उनके पास में ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद में जब वो एग्जीक्यूट कर देती है तब जाके वो मीडिया ब्रीफिंग देती है। तो ये जो है मल्टी डायमेंशनल वॉर है। तो आपने जो कहा कि राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पे लाना, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक का अपना वोट बैंक होता है। अगर बांग्लादेश बॉर्डर पे कुछ ऐसी पार्टी आए, अगर आप वहां पे चले जाओगे तो वो तो ऐसे बात करते हैं कि वो यहाँ के नहीं बांग्लादेश की चिंता ज्यादा करते हैं। यही चीज सेम केरल में है। यही चीज अगर आप कश्मीर में चले जाओगे, वहां जो आज अपोजिशन में बैठी हुई पार्टी है एक, वो ऐसे बात कर रही है कि पाकिस्तान से आपको बात करनी चाहिए। अगर किसी को इंट्रोगेशन के लिए उठाया जाता है तो कहते हैं कि आप उनको इंट्रोगेशन के ना उठाइए। तो ये चीज जो है बिल्कुल बंद होनी चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पे आके देश का हित सबसे पहले, और फिर जो सेना ने जो कार्रवाई करी उसका समर्थन में खड़ा होना चाहिए। जो सेना बोल रही है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और सेना को फ्री हैंड देना चाहिए। प्लस साथ में जो हमारी भी जितनी भी, चाहे वो स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, और भी जो इंस्टीट्यूट्स है, सोसाइटी लेवल पे भी तिरंगा यात्रा हो गई, या बच्चों को एजुकेट करना हो गया, देशभक्ति भावना भरनी हो गई, ट्रेनिंग हो गई, प्लस साथ में छोटे छोटे कैंप्स लगा के, सेल्फ डिफेंस के कैंप्स लगा के, और जो हमारे आर्मी के एक्स पर्सनल है वो उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे। ऐसे करके एक बड़े व्यापक रूप में कार्यक्रम चलाना चाहिए, ताकि देशभक्ति की भावना भी मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से हमारा जो देश का युवक है, जो बच्चे हैं, वो फिट रहे और देश के लिए साथ में खड़े रहें। और जो भी पार्टी हमारी सेना के ऊपर कोई सवाल उठाती है उसको वो बच्चे ही, या जो आज का यूथ है, वो उसको माकूल जवाब दे सके। जी, इस तरह के अभियान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अभी हमें 8 ISI एजेंट्स को पता चला है तो ऐसे भी और हो सकते हैं। ऐसे में अवेयरनेस और जागरूकता होनी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे समझना चाहूंगी, जो गद्दारों को पकड़ने की मौजूदा प्रक्रिया है, क्या उसमें न्यायिक प्रणाली का सहयोग सही तरीके से हो रहा है, सही ढंग से हो रहा है? मेरे ख्याल से सही ढंग से जरूर हो रहा है, और कई चीजें और भी हो रही हैं। पर आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी समझने की बात है। हमको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन चेंज करनी पड़ेगी कि समस्या के समय अपनी फोर्सेस को कैसे लगाया जाए। आपके पास इतनी तगड़ी फौज है, पर उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। ध्यान से सुनिए जो मैं बताने वाला हूं। जब 1989 में कश्मीरी पंडित हटाए जा रहे थे, तब 6 महीने से उनकी औरतों का रेप और बदन काटे जा रहे थे और जलाया जा रहा था, और उनको कहा जा रहा था अपनी औरतों को छोड़ के चले जाओ। कोर कमांडर का घर 3 किलोमीटर दूर था। वो जरूर व्याकुल हो रहा होगा, विचलित हो रहा होगा, सोच रहा होगा फौज क्या कर सकती है। 5 लाख लोग जिस रात को निकलने, 4.5 लाख 5 लाख निकलने लगे, उसकी व्यथा क्या हुई होगी। मैं उस टाइम साउथ ब्लॉक में था, मुझे पता है आर्मी के मन में व्यथा थी, पर सब कंफ्यूज थे कि हमको मैजिस्ट्रेट बुलाएगा, फिर हम कुछ करेंगे। ये जो है कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन है मैडम, इसको दूर करना पड़ेगा। जब देश टूट रहा है, सॉलिडिटी जा रही है, तो लोकल आर्मी कमांडर मस्ट टेक ओवर। तब स्थिति को संभाले और देन गो टू द प्राइम मिनिस्टर, सर हियर इट इज, आई हैव सेव्ड द सिचुएशन। तेजपुर में एक सूबेदार ने टेक ओवर कर दिया था एक एरिया को, जब सब भाग गए थे, चाइनीज आ रहे थे। 62 की बात है। क्यों? ताकि वो देशभक्त था और उसको पता था मैं देश को बचा सकता हूं। देश की अखंडता रखने के लिए आपको आर्मी की डॉक्ट्रिन चेंज करनी पड़ेगी, और ये तभी तो आप पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप हो रहा है, वहां लोकल आर्मी थी पर कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? उनको जी हमारा काम बात नहीं है, ये पैरामिलिट्री करेगी, होम मिनिस्ट्री करेगी, डिफेंस मिनिस्ट्री। आप आपस में ही गले में फंदा बांध के, पत्थर बांध के आदमी को तैरा रहे हो तो कैसे तैरेगा। तो ये सबसे बड़ी बात करो। आप ये कर लोगे, हर एक रिटायर्ड ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर की ड्यूटी बनेगी कि लोकल सोसाइटी के ऊपर एनरोल करे कि आई एम अवेलेबल फॉर एनीथिंग, जब तक मैं फिजिकली फिट हूं, और उसको इस्तेमाल करो। चाहे पुलिस के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाओ, चाहे उसको किसी चीज के लिए करो, ही मस्ट बी अवेलेबल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तनख्वाह मांगे, पर मैं कह रहा हूं अगर वो देशभक्त है, ही विल बी रेडी टू डू दैट।
आप थोड़े थोड़े ऐसे लाइए, एनसीसी को इन्वॉल्व करिए सिविल डिफेंस में, वो नहीं करते हम। एनसीसी को छोड़ दिया है। 1962 में एनसीसी कैडेट आर्मी की ट्रेन्स, एम्युनिशन ट्रेन्स को एस्कॉर्ट करते थे राइफल लेके, सीनियर विंग के। अब सुना है आपने कोई कैसा करता है? उस टाइम इसलिए था कि गवर्नमेंट पॉलिटिशियन ने देखा कि ये कैडेट हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं ले रहे, इलेक्शन ड्यूटी में भाग नहीं ले रहे, क्योंकि इनको देशभक्ति चाहिए, और हटा दिया। ये सारा का सारा हमारा कसूर है, हम इसको दूर करें। आर्मी आपके हाथ में है, पैरामिलिट्री आपके हाथ में है, और सिक्योरिटी पुलिस आपके हाथ में है। इनको करेक्ट इस्तेमाल करना सीखिए। प्रियंका जी, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रफुल्ल बख्शी जी, एसपी मलिक जी, आपसे भी समझना चाहूंगी, एक होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके लिए हम स्टार्टिंग से उसको हमने आर्टिकल्स में भी ऐड किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको नहीं लगता दुरुपयोग किया जा रहा है इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए? या फिर बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं। अगर हम अपने ही देश की बात करें, अपने ही राष्ट्र की बात करें, तो हमें ऐसा लगेगा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, मतलब इसका सही उपयोग हो रहा है। लेकिन अगर बाहर के ऐसी स्थितियों की बात करें, जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव हुआ, आईएसआई के एजेंट्स के साथ आए, इवन सोशल मीडिया पर लोगों को जिस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, या तो सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लाई जाए, फिर इससे भी सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको प्रॉब्लम होगा। लेकिन इस तरह की गतिविधियां, तो ऐसे में सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि कोई ना कोई सख्त एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। जी प्रियंका जी, देखिए, फ्रीडम के नाम का तो हर एक चीज में दुरुपयोग हो रहा है हमारे यहाँ। सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया था कैंटोनमेंट की एक्सेस, इस टाइम पे सभी लोगों को फौज याद आती है और फौजी याद आते हैं। उस टाइम पे उनकी इतनी बड़ी ईगो हो जाती है, इनकी एक्सक्लूसिविटी क्यों कैंटोनमेंट में है? वो कोई सैनिकों ने वहां कोई खजाना नहीं छिपाया है। वहां की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बाकी लोगों को एक्सेस नहीं दिया जाता, लेकिन पॉलिटिशियंस भी अपने वोट बैंक के लिए उस पे ऐसा कानून ला दिया कि ये एक्सेस दी जाएगी। अब बताइए, सिक्योरिटी लीक नहीं होगी तो क्या हो? जब हर एक आदमी की एक्सेस इन सेंसिटिव इंस्टॉलेशन, सेंसिटिव लोकेशंस में सभी की हो जाएगी। मैं सभी सिविलियंस को ये नहीं कहता कि ऐसे होते हैं, लेकिन जैसे ज्योति मल्होत्रा और देवेंद्र गिल जैसे भी तो बहुत से लोग हैं जो उस एरिया में एक्सेस मिलने पे जाएंगे और सारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस और लोकेशंस की फोटोग्राफी भेजेंगे। इसी से हमारी सिक्योरिटी लीक होती है। फौज इसी टाइम याद आती है जब उसको किसी ने नहीं पूछा, उन सोल्जर्स को हाथ बांध करके कश्मीर में छोड़ दिया गया था, तो पैसे के वो जो हैं लोग उनके मुंह पे थप्पड़ मार रहे थे। क्या भारतीय सैनिक इतना कमजोर है उन गंदे लोगों के थप्पड़ खास के? लेकिन ये सब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, सब वोट बैंक का इन्फ्लुएंस है, जहां पे हाथ बांध दिए जाते हैं। वरना भारतीय सेना आज के दिन वो सेना है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय सेना के पास वो हथियार हैं, उनकी वो तैयारी है, वो किसी भी सिचुएशन का सामना बड़ी आसानी से कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। शिवा जहांगीर जी, समझना चाहूंगी, जैसे कि आपने पहले भी इस चीज पर बोला कि ऐसी कोई कड़ी एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियां दोबारा ना हो। ऐसे में क्या जासूसी करने वालों को जो मिलने वाली सजा है वो डराने के लिए काफी है, वो पर्याप्त है, या फिर इससे ज्यादा कुछ होना चाहिए? और होना चाहिए तो आपके नजरिए से किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए? देखिए, जो सजा की बात है जहां तक, जी, तो हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है कि हर एक के अपने विचार हो सकते हैं। प्लस साथ में जो आज की तारीख में जो कानून है उसमें जो कठोर से कठोर सजा है वो उनको मिलनी चाहिए। इसके अंदर जो दो पहलू आते हैं, क्या उन्होंने पैसे के लिए कराया या ब्लैकमेल होकर कराया? जैसा जी बख्शी जी ने कहा था कि कुछ लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं जी, और जो आज की तारीख में जो हमारा कानून है मुझे लगता है कि वो पर्याप्त है। प्लस साथ में उसमें और कठोर कार्रवाई या और कठोर कानून बनाने की अगर आवश्यकता है तो सरकार उसको बनाए। रही बात जहां तक कि उसको सजा देने की बात है, सबसे पहली बात है कि जनता के बीच में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल सेट करे, चाहे उसको लंबी सजा हो या उनकी एक कहते हैं कि पहले जो कोई व्यक्ति गलत काम करता था तो गधे के ऊपर बैठा के उसका काला फेस करके उसको पूरे गले में चक्कर कटाते थे, उसके साथ में उसकी पूरी फैमिली को भी
क्या कहते हैं ना, सर नीचे करके रहना पड़ता था। तो पता लगता था कि इसके दादा ने, इसके परदादा ने, या इनके घर में कोई चोरी था, उसने पूरे पूरे गांव में ऐसे घुमाया। तो एक होता ना कि जो आपकी रेस्पेक्ट है, आपकी इज्जत है सोसाइटी के अंदर, वो जब तार तार होने की बात आती है तो फिर व्यक्ति सोचता है कि नहीं यार, उसने ऐसा काम किया था तो ये नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल कि उनकी फैमिली को भी पता लगे, कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ऊपर हल्की सी नजर रखें कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी, क्या पीछे से कोई गलत हाथों में तो नहीं है, क्या कोई इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तो ये चीज भी निगरानी, हम ये कह दें कि सिर्फ ज्योति मल्होत्रा की केस है ये भी तो हो सकता है कि पेरेंट्स ने उसको सही गाइडेंस ना करा हो, या पेरेंट्स ने इग्नोर कर दिया हो, या ब्लैकमेल हो गई हो, या पैसे के लिए कराओ। तो हमारी एज ए फैमिली भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा क्या बच्चा, बेटी, क्या मेरा दोस्त, भाई, बहन, या जो अपने आसपास के लोग हैं, क्या उसके अंदर कोई ऐसा तत्व तो नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तानी प्रेम या अपने दुश्मन देश के लिए प्रेम दिखा रहा हो। प्लस साथ में दूसरा, क्या वो उसके किसी ट्रैप में तो फंस रहा। प्लस तीसरा, अगर वो पैसे या किसी चक्कर में कर भी रहा है तो क्या मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं खुद जाकर पुलिस को बताऊं, या एक एसएचओ को मेल लिख दूं किसी एनोनिमस ईमेल आईडी से कि मेरे जो दोस्त है, मेरा मित्र है, वो इसी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कृपया आप उस पर ट्रैक रखें। तो वो भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ओवरऑल एक जन जागरण का काम है ये, ताकि जो कोई फंसा हुआ है या कोई फंसने वाला है, जो फंसने वाला है उसको हम बचा सके, और जो फंसा हुआ है उसको एक सजा ऐसी दें ताकि जो बाकी सब लोग हैं उनके कान खड़े हो जाए कि हम गलती पे काम ना करें। समय का अभाव है। प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। सवाल क्या, मैं आपसे अपील करना चाहूंगी कि प्लीज आप एक ऐसा संदेश दें, जो भी इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, जासूसी की गतिविधियां कर रहे हैं, वो इस तरह की गतिविधियां ना करें, और देश को जो एक साथ लेकर चलने की एक भावना है उसको लेकर चले, प्लीज। बिल्कुल, मैं प्रियंका जी ये बताना चाहूंगा कि जब ये मैसेज चला गया है कि एवरी एंटी नेशनल एक्टिविटी और टेररिस्ट एक्टिविटी एंटी नेशनल मानी जाएगी। कोई भारत का फ्लैग जला रहा है या पाकिस्तान का फ्लैग दिखा रहा है, वो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी मानी जाएगी। और एंटी नेशनल एक्टिविटी का मतलब है ही विल बी ट्रीटेड लाइक एन एनिमी। ये जब रूल आ जाएगा आप और जी चलिए, प्रफुल्ल बख्शी जी, एसपी मलिक जी, शिवा जहांगीर जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब काफी महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब उन सभी जासूसों, उन सभी गद्दारों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है जो इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे और आईएसआई के साथ मिलकर देश के खिलाफ इस तरह की गतिविधियां कर रहे थे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे टीवी 100।